क्या आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस 2003-4 की परीक्षा में पूछे गए सभी 25 असली सवाल आंसर की के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। चाहे आप हिस्ट्री के होशियार हो या साइंस में हो कंफ्यूज, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन समझ में ना आए या करंट अफेयर्स हो भारी, इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का सटीक और समझदारी भरा जवाब। ये न सिर्फ आपका रिवीजन कराएगा, बल्कि ये बताएगा कि एसएससी किस लेवल के सवाल पूछ रहा है और आप कहां खड़े हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो रुकिए मत, कॉपी और पेन ले आइए और वीडियो के अंत में खुद को टेस्ट कीजिए, क्योंकि जीवाईएन वही जो एग्जाम में काम आए और एसबी ज्ञान धारा का मकसद है सच में ज्ञान देना, मजेदार अंदाज में। अब शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस 2004 के 25 सबसे जरूरी सवाल, जैसा कि परीक्षा में पूछा गया था। लेट्स बिगिन द बैटल ऑफ ब्रेन्स। क्वेश्चन 1, क्या 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से किस कथक नर्तक नर्तकी को नवाजा? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। पद्मश्री ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य जिसमें भाव, ताल और कथा का अद्भुत संगम होता है, और 2022 में इस गौरवपूर्ण सम्मान से सम्मानित हुई कमलिनी और नलिनी अस्थाना। जी हाँ, ये जुड़वां बहनें हैं जिन्होंने कथक नृत्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। इनकी प्रस्तुति में भारतीय परंपरा की गहराई और आधुनिकता की चमक दोनों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। लंदन जैसे शहरों में भी इन्होंने कथक को लोकप्रिय बनाया और भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, कमलिनी और नलिनी अस्थाना। क्वेश्चन 2, एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के मुरझाने का सबसे संभावित कारण है? आइए ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। कीटाणु संक्रमण? नहीं। समुद्री पानी में कुछ जीवाणु हो सकते हैं, लेकिन अचानक इतने सारे पौधों का मुरझाना सिर्फ संक्रमण से नहीं हो सकता। धूप का अभाव? समुद्र का पानी भरा था, न कि बादलों का राज। धूप की कमी नहीं थी। प्लास्मोलिसिस यानी जीव द्रव्य कुंचन? अब सुनिए असली साइंस की बात। जब समुद्र का खारा पानी मिट्टी में भर जाता है तो मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। इससे बाहर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पौधे की कोशिकाओं से ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है? पौधों की कोशिकाएं पानी खो देती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लास्मोलिसिस, और इसी से पौधे मुरझा जाते हैं। समुद्री जीवों ने खा लिया? अरे नहीं भैया, ये पौधे सलाद नहीं थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लास्मोलिसिस के कारण पौधे मुरझा गए। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। एक एक विकल्प पर नजर डालते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसने प्रशासनिक सुधार किए लेकिन ताज की सत्ता का सवाल नहीं उठाया। 1877 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवा में बदलाव लाया, लेकिन भारत अभी भी कंपनी के अधीन था। भारत सरकार अधिनियम 1858, यही वो ऐतिहासिक पल था जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने फैसला लिया, अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन होगा। अब भारत की रानी बनी क्वीन विक्टोरिया और एक नए पद की शुरुआत हुई, वायसरॉय ऑफ इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन 3, भारत सरकार अधिनियम 1857। 1919 का अधिनियम, ये तो बहुत बाद की बात है, जब स्वशासन की शुरुआत हो रही थी। तो अगली बार जब कोई पूछे भारत पर सीधे ब्रिटिश ताज ने कब राज किया, तो कहिए 1853 से। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसने मौर्यकाल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन डिसाइफर्ड किया? मौर्यकाल की ब्राह्मी लिपि, जिसमें सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख खुदवाए थे, लेकिन सदियों तक ये लिपि रह गई एक रहस्य। आइए ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। जेम्स मिल, ये इतिहासकार थे लेकिन उन्होंने लिपि नहीं पढ़ी। हर्बर्ट होप रिसली, ये जनगणना और जातीय वर्गीकरण में रुचि रखते थे, लिपियों में नहीं। जेम्स प्रिंसेप, यही असली हीरो हैं। 1837 में उन्होंने पहली बार ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया। उन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और समझा, जिससे भारत का प्राचीन इतिहास खुलने लगा। सोचिए, एक लिपि जिसे सदियों तक कोई नहीं समझ सका, उसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़कर इतिहास को जीवंत कर दिया। रखाल दास बनर्जी, ये मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़े थे, न कि ब्राह्मी लिपि से। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। 15 से 40 वर्ष? नहीं, ये बहुत छोटा रेंज है, इसमें सिर्फ युवा शामिल होते हैं। 0 से 60 वर्ष? अरे भैया, 0 से 14 साल के बच्चे और 60 से ऊपर के लोग आमतौर पर कामकाजी नहीं होते। 25 से 65 वर्ष? ये थोड़ा ज्यादा ही लेट शुरू हो रहा है। 15 से पहले ही लोग काम करना शुरू कर देते हैं। 15 से 49 वर्ष, यही है भारत की कार्यशील जनसंख्या। इस आयु वर्ग में आते हैं छात्र से लेकर नौकरी पेशा लोग, किसान, श्रमिक और छोटे बड़े व्यवसायी। ये वर्ग देश की जीडीपी और विकास दर का इंजन है, तो याद रखिए सही उत्तर है ऑप्शन 4,
15 से 55 वर्ष। क्वेश्चन 6, बीदर किला आकार में कैसा है? ऑप्शंस पर चलते हैं। आयताकार? नहीं, ये कोई स्कूल की कॉपी नहीं है। वृत्ताकार? इतिहास में गोल गोल बातें तो होती हैं पर किले नहीं। वर्गाकार? इतना सटीक और सम नहीं है बीदर का प्लान। समांतर असम चतुर्भुजाकार यानी रोम्बॉइड शेप। जी हाँ, बीदर किला एक अनियमित रोम्बॉइड आकार में बना है जिसकी मजबूत दीवारें, गुप्त रास्ते और बाहर की ओर झुकी हुई रचनाएं इसे बनाती हैं अजेय। 15वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तानों ने इसे बनवाया था और आज भी ये दक्षिण भारत की सैन्य वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, समांतर असम चतुर्भुजाकार रोम्बॉइड। क्वेश्चन 7, भारत में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है? हर दिन लाखों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा जिस ट्रैक पर ये ट्रेनें दौड़ती हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है? चलिए ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। 8 मीटर? नहीं, ये नैरो गेज के आसपास की चौड़ाई होती है। 8.2 मीटर? थोड़ी ज्यादा, लेकिन फिर भी ब्रॉड गेज के लिए काफी कम है। 8.3 मीटर? नजदीक तो है लेकिन सटीक नहीं। 8.6 मीटर, यही है भारत की बड़ी लाइन की असली चौड़ाई। सटीक माप है 8.76 मीटर या 5 फुट 6 इंच। ये विश्व की सबसे चौड़ी गेजों में से एक है और भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लाइन भी। भारत का लगभग पूरा मेन लाइन नेटवर्क अब ब्रॉड गेज में है। तेज, सुरक्षित और भारी ट्रैफिक के लिए बिल्कुल उपयुक्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन श्योर, 1.6 मीटर। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आयु से लागू होता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर नागरिक को अधिकार है कि वो वोट दे और सरकार चुने। चलिए देखते हैं विकल्प। 21 वर्ष? पहले कभी ऐसा था लेकिन अब नहीं। 17 वर्ष? इतनी जल्दी नहीं, अभी आप वोटर लिस्ट में भी नहीं आते। 18 वर्ष? यही है सही उत्तर। 1986 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। इसका मतलब अब हर भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट डाल सकता है। 22 वर्ष? इतना इंतजार अब नहीं करना पड़ता। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, 18 वर्ष। एक वोट, एक देश, एक जिम्मेदारी। आपका वोट है आपकी आवाज, लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार। क्वेश्चन 9, घाटा यानी नुकसान, लेकिन क्या ये एक बार का है या चलता रहता है? ऑप्शंस देखते हैं। स्टॉक नहीं, स्टॉक का मतलब होता है किसी समय पर मौजूद कुल संपत्ति या संसाधन। घाटा इसमें फिट नहीं बैठता। सार्थक, मार्जिन, घाटा कोई लाभ या मार्जिन नहीं है बल्कि इसका उल्टा है, प्रवाह, फ्लो। यही है सही उत्तर, क्योंकि घाटा एक समयावधि के दौरान होता है। जैसे इस वित्तीय वर्ष में सरकार को 5 लाख करोड़ का घाटा हुआ, यानी ये एक ऐसा आर्थिक प्रवाह, फ्लो है जो समय के साथ घटित होता है। अधिशेष, सरप्लस, ये तो लाभ की स्थिति है, घाटा नहीं। तो याद रखिए सही उत्तर है ऑप्शन 3, प्रवाह, फ्लो। क्वेश्चन 10, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम चुन वोट हासिल करती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। भारत में चुनाव सिर्फ मतदाताओं का उत्सव नहीं बल्कि ये तय करता है कौन बनेगा राष्ट्रीय खिलाड़ी। अब सवाल ये है किस शर्त को पूरा करने पर एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 1% बहुत कम है, इससे कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं बनती। 3% फिर भी ज्यादा नहीं, ये राज्यीय पहचान तक सीमित है। 6%, हाँ यही है असली पहचान की चाबी। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर कोई पार्टी कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतती है और लोकसभा या 4 या उससे अधिक राज्यों की विधानसभा चुनावों में कुल वैध वोटों का कम से कम 76 वोट हासिल करती है तो उसे मिलती है राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता। 8% इतना जरूरी नहीं है, 6% काफी है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, 6%। 6% यही मान्यता देती है पार्टियों को विशेष चुनाव चिन्ह, मुफ्त प्रसारण समय और सर्वत्र पहचान। क्वेश्चन 11, फरवरी 1940 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वाइसरॉय किसे नियुक्त किया गया था? वो साल जब भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। फरवरी 1947 एक ऐसा मोड़ जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में अपना आखिरी और सबसे निर्णायक वाइसरॉय नियुक्त किया। आइए ऑप्शंस पर नजर डालें। लॉर्ड विलिंगडन? नहीं, ये पहले आ चुके थे। पर 1931 में लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक वाइसरॉय थे। लॉर्ड माउंटबेटन, यही है वो ऐतिहासिक नाम। लॉर्ड लुई माउंटबेटन को फरवरी 1947 में वाइसरॉय नियुक्त किया गया। वो थे ब्रिटिश राज के अंतिम वाइसरॉय जिन्होंने भारत के विभाजन की योजना बनाई और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिलाने की प्रक्रिया पूरी की। लॉर्ड इरविन, उनका कार्यकाल था 1926 से 1931। गांधी इरविन समझौते वाले। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने ही 2 नए राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के जन्म की गवाही दी। क्वेश्चन 12, बावड़ियों बॉरिस का उपयोग पारंपरिक रूप से किस लिए किया जाता है? सोचिए, एक ऐसा जमाना जब न तो पाइपलाइन थी न वाटर टैंकर, लेकिन फिर भी पानी की कभी कमी नहीं थी। उसका राज था बावड़ियां। आइए
ऑप्शंस देखते हैं। जल भंडारण एवं पुनर्भरण, वाटर स्टोरेज एंड रिचार्ज, बिल्कुल सही। बावड़ी, जिसे स्टेपवेल भी कहा जाता है, प्राचीन भारत की स्मार्ट वाटर इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। ये गहरे कुएं जैसे होते हैं जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है और जमीन के नीचे जल स्तर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी किया जाता है। कचरा इकट्ठा करने नहीं, ये तो पानी को संरक्षित करने की जगह है, गंदगी की नहीं। उपयोगी खनिज प्राप्त करने, बावड़ी खदान नहीं होती। पेट्रोलियम तेल प्राप्त करने, पेट्रोल और बावड़ी दोनों का कोई मेल नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, जल भंडारण एवं पुनर्भरण। आज भी कई गांवों में बावड़ियां पर्यावरण सम्मत जल स्रोत के रूप में मौजूद हैं। ये हमें सिखाती हैं कि पारंपरिक ज्ञान आज के समय में भी कितना उपयोगी है। क्वेश्चन 13, IRCC T20 विश्व कप 2031 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? विश्व की सबसे तेज तर्रार क्रिकेट प्रतियोगिता T20 वर्ल्ड कप 2021 में मैदान पर खिलाड़ियों के बीच मैदान के बाहर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, मैच रेफरी की। तो आइए देखते हैं कौन बने भारत के प्रतिनिधि मैच रेफरी। आपके ऑप्शन, राहुल द्रविड़ नहीं, वह तो टीम मैनेजमेंट में थे। सुनील गावस्कर, उन्हें हम कमेंट्री बॉक्स में देखते हैं। कोर्ट ऑफ क्रिकेट में नहीं। जवाहर श्रीनाथ, बिल्कुल सही। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में 4 मैच रेफरी नियुक्त किए थे। डेविड बून ऑस्ट्रेलिया, जेफ क्रो न्यूजीलैंड, रंजन मडुगाले श्रीलंका और भारत से जावागल श्रीनाथ जिनकी तेज गेंदबाजी ने पहले भारत का नाम ऊंचा किया, अब मैदान के नियमों को सख्ती से लागू कर रहे थे। T20 विश्व कप की सफलता सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हुए वेंकटेश प्रसाद, अरे नहीं, आज वो क्रिकेट विश्लेषक हैं, ऑफिशियल नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, जावागल श्रीनाथ। क्वेश्चन 14, संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉ APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ? संसद रत्न अवार्ड्स जो स्थापित हुए थे डॉ APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर भारत के उत्कृष्ट सांसदों और जनहित सेवा से जुड़े नेताओं को सम्मानित करने के लिए। देखते हैं ऑप्शंस। नागेंद्र सिंह नहीं, ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया। T.KA रंगराजन, जी हाँ, बिल्कुल सही। 2023 में इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता बने पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वामपंथी नेता T.KA रंगराजन। H.D देवेगौड़ा नहीं, इनके नाम से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। लक्ष्मी नारायण यादव, ये नाम भी नहीं जुड़ा इस सम्मान से। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 2, T.KA रंगराजन। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? कुछ महीनों पहले संसद में सामने आया एक चर्चा का विषय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को एक नियामक आयोग के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रस्ताव था। लेकिन सवाल है, यह निजी सदस्य विधेयक राज्यसभा में कब पेश किया गया था? आइए देखते हैं विकल्प। अगस्त 2030 नहीं, इतना नया नहीं है। जुलाई 2023 यह भी गलत समय था। मार्च 2022 तब भी यह मामला चर्चा में नहीं था। दिसंबर 2000, बिल्कुल सही। दरअसल 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान CPIM के सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने यह निजी सदस्य विधेयक पेश किया। यह बिल न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया, स्थानांतरण, जिम्मेदारी और जांच के प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास था। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, दिसंबर 2022। क्वेश्चन शुक्लाम, PM स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? चलिए विकल्पों की जांच करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास अलग क्षेत्र का कार्य करता है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बिल्कुल सही। यह केंद्रीय मंत्रालय इस योजना का मुख्य संचालक नोडल मिनिस्ट्री है, जिसका उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट, कैशबैक, डिजिटल लेन देन जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, हालांकि रोजगार इससे संबंधित है पर योजना का जिम्मा वहां नहीं है। वित्त मंत्रालय, यह योजना वित्तीय सहायता देती है लेकिन इसे मंत्रालय नहीं चलाता। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। विजन, शहरी स्ट्रीट विक्रेताओं को दिया गया कामकाजी पूंजी ऋण 10,000 से 50,000 रुपए तक। उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा। 7% ब्याज सब्सिडी और RS100 तक मासिक कैशबैक। क्वेश्चन 17, सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वासस्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? चलिए विकल्पों पर नजर डालते हैं। अंडज, एग लेइंग, दोनों अंडे दे सकते हैं, तो यह अंतर नहीं बनता। त्वचा पर शल्क, स्केल्स ऑन द स्किन, बिल्कुल सही। घरेलू छिपकली एक सरीसृप रेप्टाइल है जिसकी त्वचा पर सख्त शल्क, स्केल्स होते हैं, जबकि सैलामेंडर एक उभयचर एम्फीबियन है जिसकी त्वचा होती है कोमल और नम और इस पर शल्क नहीं होते। 3 कक्ष वाला हृदय, जी हाँ, पर दोनों में यह समान होता है। 3 कक्ष का हृदय। अनियततापी, कोल्ड ब्लड, ये भी दोनों की समानता है, अंतर नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, त्वचा पर शल्क,
स्केल्स ऑन द स्किन। क्वेश्चन 18, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? क्या आप जानते हैं गोवा का वो नृत्य जो मराठाओं की जीत की कहानी कहता है? जब इतिहास की धूल हटाई जाती है तो वहां से निकलता है एक वीरता का रंग बिरंगा दृश्य, मराठा योद्धाओं द्वारा पुर्तगालियों पर पाई गई विजय, और उसी जीत का उत्सव है एक पारंपरिक नृत्य, घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी यह नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि मराठा वीरता और गोवा की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। घोड़े मोदनी सही उत्तर। इस नृत्य में कलाकार घोड़े की तरह सजे हुए पोशाक पहनते हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज पर तलवारों की नकल करते हुए युद्ध शैली में नृत्य करते हैं। मोरुलेम यह गोवा का एक पारंपरिक कृषि नृत्य है। जेम्मादो सांस्कृतिक नृत्य तो है लेकिन इसका युद्ध से कोई संबंध नहीं। कॉफ कॉफ यह बांसों से किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 घोड़े मोदनी। क्वेश्चन 19, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? चलिए विकल्पों को देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु, द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जून से सितंबर, भारत की सबसे अहम बारिश की ऋतु, ठंडे मौसम की ऋतु, द कोल्ड वेदर सीजन, दिसंबर से फरवरी, जब गर्म चाय और रजाई दोनों जरूरी हो जाते हैं, गर्म मौसम की ऋतु, द हॉट वेदर सीजन, मार्च से मई, सूरज का असली टॉर्च ओवन होता है, भूमध्य रेखीय ऋतु, इक्वेटोरियल सीजन। सही उत्तर। भारत भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ भूमध्य रेखीय ऋतु जैसी कोई मौसमी परिभाषा लागू नहीं होती। भूमध्य रेखीय ऋतु उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो इक्वेटर के नजदीक होते हैं, जैसे इंडोनेशिया, कांगो, इक्वाडोर आदि, जहाँ मौसम ज्यादातर गर्म और आर्द्र ह्यूमिड ही रहता है पूरे साल। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 भूमध्य रेखीय ऋतु, इक्वेटोरियल सीजन। क्वेश्चन 20, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? जब बात हो ख्याल गायन की और वो भी बनारस घराने की, तो एक नाम हमेशा इतिहास में सुनाई देता है। वो नाम है राजन और साजन मिश्रा की जोड़ी। जी हाँ, भारत के शास्त्रीय संगीत को जिनकी आवाजों ने शिखर तक पहुंचाया और बनारस घराने की परंपरा को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया। चलिए विकल्पों को समझते हैं। सुभान कासिम और सुभान बाब कोई मान्य शास्त्रीय संगीत जोड़ी नहीं मानी जाती। संध्या और प्रसून बनर्जी ये कोलकाता से जुड़े कलाकार हैं लेकिन बनारस घराने से नहीं। राजन और साजन मिश्रा सही उत्तर। ख्याल गायन, तालबद्ध बंदिश और गंभीर रागों की प्रस्तुति, राजन साजन मिश्रा की जोड़ी ने इन सब में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सलामत अली और नजाकत अली खान ये शास्त्रीय गायक जरूर हैं मगर ये पंजाब घराने से ताल्लुक रखते हैं, बनारस से नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 राजन और साजन मिश्रा। क्वेश्चन 21, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं भारत का ऐसा त्योहार जिसे पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है? हर साल दिसंबर की ठंडी हवा में जब नागालैंड की वादियां रंगों, परंपराओं और युद्ध नृत्यों से गूंजती हैं, तब मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। आइए विकल्पों पर एक नजर डालते हैं। गोवा, यहाँ सनबर्न और कार्निवल तो होते हैं पर हॉर्नबिल नहीं। सिक्किम, वहाँ के फूल महोत्सव और मठ उत्सव प्रसिद्ध हैं लेकिन नहीं ये। नागालैंड, बिल्कुल सही जवाब। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जो कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। त्रिपुरा, यहाँ भी सांस्कृतिक धरोहरें हैं लेकिन हॉर्नबिल नहीं। इस उत्सव का नाम पड़ा है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नामक पक्षी के ऊपर, जो नागा संस्कृति में सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। इस महोत्सव में देखने को मिलते हैं 17 प्रमुख नागा जनजातियों के रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य, युद्ध के नकली दृश्य, मॉक फाइट्स, हस्तशिल्प, लोक संगीत, पारंपरिक खाना और बहुत कुछ। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 नागालैंड। क्वेश्चन 22, मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी? बाबर वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था बल्कि सूफी विचारधारा से भी जुड़ा था। चलिए जानते हैं। सोहरावर्दी, सोहरावर्दी यह सिलसिला भारत में खासकर पंजाब और सिंध में फैला लेकिन बाबर इसका अनुयायी नहीं था। नक्शबंदी, नक्शबांडी, बिल्कुल सही जवाब। बाबर और उसके उत्तराधिकारी हुमायूं सहित कई मुगल शासक नक्शबंदी सूफी परंपरा से प्रभावित रहे। यह परंपरा आंतरिक अनुशासन, ध्यान और आत्म संयम पर बल देती है। चिश्ती, चिश्ती यह सिलसिला अकबर के समय में खासा लोकप्रिय हुआ था लेकिन बाबर का नहीं। कादरी, कौदरी, कादरी सिलसिला बाद के समय में दक्षिण भारत में फैला। नक्शबंदी सिलसिला मध्य एशिया में बहुत प्रचलित था और बाबर खुद फरगना, आज का उज्बेकिस्तान से आया था जहां इस सूफी परंपरा की गहरी जड़ें थीं। तो याद रखिए सही जवाब है ऑप्शन 2 नक्शबंदी, नक्शबांडी। बाबर सिर्फ तलवार का बादशाह नहीं था, वो दिल और रूह का सफर करने वाला सूफी भी था। क्वेश्चन 23, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? अब सवाल ये है, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? चलिए देखते हैं विकल्प। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया, शानदार ग्राउंड, लेकिन नहीं वो जगह। पर्थ स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तेज गेंदबाज कहर बरपाते हैं पर गांगुली का जलवा नहीं। केप टाउन स्टेडियम, दक्षिण अफ्रीका, नजारे अच्छे हैं
और इतिहास नहीं लिखा गया यहाँ। लॉर्ड्स स्टेडियम, इंग्लैंड, बिल्कुल सही जवाब। 22 जून 2002 भारत ने नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में इंग्लैंड को हराया। जब मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने जीत दिलाई तो सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी से टी शर्ट हवा में घुमाकर बदला लिया। 1986 में इंग्लिश खिलाड़ी फ्लिंटॉफ की हरकत का सौरव गांगुली ने सिर्फ टी शर्ट नहीं लहराई थी, बल्कि नई पीढ़ी को यह सिखा दिया था कि डर कर नहीं, दबदबे से खेलो। तो सही जवाब है ऑप्शन 4, लॉर्ड्स स्टेडियम, इंग्लैंड। क्वेश्चन 24, CH3, CH2, 18 CH3। नाम सुनते ही डर लग रहा है? घबराइए मत, हम इसे 30 सेकंड में मजेदार बना देंगे। आपके सामने है एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन। सवाल यह है, इसका सही IUPAC नाम क्या होगा? चलो पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। CH3, CH2, 18 CH3, इसमें है 20 कार्बन एटम्स की सीधी श्रृंखला, यानी न कोई ब्रांच न कोई डबल बॉन्ड, सिर्फ एक सादा स्ट्रेट चेन एल्केन। अब देखते हैं ऑप्शंस। डेकेन, डीकेन, इसमें सिर्फ 10 कार्बन होते हैं। डोडेकेन, डोडिकेन, इसमें होते हैं 12 कार्बन। ट्राइकॉन्टेन, ट्रियाकॉन्टेन, ट्राइकॉन्टेन मतलब 30 कार्बन। इकोसेन, आइकोसेन, बिल्कुल सही जवाब। आइकोस मतलब 20 और सफिक्स एंश बताता है कि ये एक एल्केन है। तो याद रखिए, सही उत्तर है ऑप्शन 4, इकोसेन, आइकोसेन। और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन है जो पेट्रोलियम या वैक्स कंपाउंड्स में पाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? जब नाम आता है अरविंद अडिगा का तो दिमाग में सबसे पहले कौन सी किताब आती है? जी हाँ, द व्हाइट टाइगर, जिसने जीत लिया था बुकर प्राइज और सबको चौंका दिया था। चलिए देख लेते हैं विकल्प। द व्हाइट टाइगर, अडिगा का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, 2008 में बुकर प्राइज विजेता। सिलेक्शन डे, एक क्रिकेट बैकग्राउंड पर आधारित उपन्यास। और हाँ, ये भी अडिगा की कलम से ही निकला है। लास्ट मैन इन टावर, मुंबई के रियल एस्टेट और समाज की सच्चाई को उजागर करता है, बिल्कुल अडिगा स्टाइल में। द इंग्लिश टीचर, और यही है सही जवाब। द इंग्लिश टीचर अरविंद अडिगा की नहीं बल्कि R.K. नारायण, R.K. नारायण की एक प्रसिद्ध कृति है। मालगुडी के लेखक जिनका साहित्य भारतीय जीवन की सादगी को दर्शाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन 4, द इंग्लिश टीचर। तो ध्यान दीजिए, अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर, R.K. नारायण, द इंग्लिश टीचर, मलगुदी डेज। हर किताब का एक लेखक होता है, लेकिन हर लेखक की होती है एक खास पहचान, और यही पहचान हम लाते हैं आपके लिए SB ज्ञान धारा पर, जहां ज्ञान मिलता है लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं। तो दोस्तों, ये थे SSC MTS 2024 के 25 असली सवाल जो इस बार की परीक्षा में पूछे गए थे, बिल्कुल सटीक जवाबों और स्मार्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आप खुद सोचिए, आपने कितने सही किए और क्या आप अगली परीक्षा के लिए तैयार हैं? अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा या पुराने टॉपिक्स दोबारा रिवाइज किए तो अब बारी है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की, ताकि वो भी जान पाए SSC का असली पैटर्न। और हाँ, ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए SB ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है GK और GS की सटीक तैयारी, वो भी एकदम आसान और इंटरेस्टिंग अंदाज में। जल्द मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, पढ़ो स्मार्ट, बनो शार्प और निकल पड़ो सफलता की राह पर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और जय हिंद।